आज हम देखेंगे संस्कृति के विकास के सिद्धांत। दो सिद्धांतों की चर्चा आज हम करेंगे। पहला सिद्धांत होगा उसमें पर संस्कृतिकरण और दूसरा होगा नवाचार। पहले देखें पर संस्कृतिकरण। पर संस्कृतिकरण का तात्पर्य है जब कुछ सांस्कृतिक तत्वों के स्थान पर बहुत सारे सांस्कृतिक तत्वों को अपना लिया जाता है तो उसे हम पर संस्कृतिकरण कहते हैं। अर्थात जब कुछ सांस्कृतिक तत्वों को अपनाते हैं तो हम उसे कहते हैं ये प्रसार है, लेकिन कुछ के स्थान पर जब बहुत सारे सांस्कृतिक तत्वों को, दूसरी संस्कृति के सांस्कृतिक तत्वों को हम अपना लेते हैं तो हम उसे कहते हैं पर संस्कृतिकरण, अर्थात दूसरे की संस्कृति को ग्रहण करना। तो पर संस्कृतिकरण में बहुत सारे सांस्कृतिक तत्वों को हम अपनी संस्कृति में अपना लेते हैं। इन सांस्कृतिक तत्वों को अपनाने के कारण समूह की जो जीवन शैली है उसमें बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। अब यह जो पर संस्कृतिकरण है यह दबाव से भी हो सकता है और स्वेच्छा से भी हो सकता है। दबाव से व्यक्ति की इच्छा और अनिच्छा का कोई प्रश्न नहीं होता। व्यक्ति के ऊपर दबाव का कारण या तो किसी युद्ध में विजेता पक्ष के द्वारा जो हारा हुआ पक्ष है उसके ऊपर दबाव कि वह हमारी संस्कृति को माने, तो उस आधार का ऊपर हो सकता है। लेकिन जब स्वेच्छा से अपनाता है व्यक्ति तो इस प्रकार का कोई दबाव नहीं होता, आसानी से उसको ग्रहण कर लेते हैं। अब कोई व्यक्ति सांस्कृतिक तत्वों को क्यों अपनाएगा, तो हम कहते हैं कि नवीनता के प्रति आकर्षण, कि जो चीज़ हमारे पास नहीं है और हमें दूसरे समूह में नज़र आ रही है तो हमारा का एक आकर्षण होता है नई वस्तु के प्रति। मार्केट में जैसे कोई नई चीज़ आती है तो एक आकर्षण होता है कि क्या है, कैसा है, हम देखें ला करके। तो वही सांस्कृतिक तत्वों के साथ में है कि नवीनता के प्रति आकर्षण है कि नई चीज़ है, हम इसको उपयोग करके देखें, इसलिए व्यक्ति उसको अपनाता है। कभी कभी हम देखते हैं कि दूसरे समूह के लिए वह चीज़ उपयोगी हो रही है, लाभप्रद हो रही है, तो हम यह मानते हैं कि हमारे समूह के लिए भी लाभप्रद होगी, हम इस कारण से भी उसे अपना लेते हैं। तीसरी बात हम कहते हैं सुविधा के कारण, कि जो सांस्कृतिक तत्व है उससे हमारी सुविधा में, हमारे काम करने का जो तरीका है उसमें आसानी आएगी, आसान तरीका आएगा, इसलिए हम उसको अपना लेते हैं। जैसे जहाँ पर चूल्हा जला रहे हैं, हम सिगड़ी पर खाना बना रहे हैं, अगर आप उसे गैस अपनाने को कहेंगे तो उसके लिए आसानी होगी, काम करने में उसको सुविधा होगी, तो वह उसे अपनाएगा। तो हम कहते हैं सुविधा होगी, लाभ होगा तो हम अपनाएंगे। कभी कभी व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा समाज में बनाए रखने के लिए भी इन नवीन सांस्कृतिक तत्वों को अपनाता है, क्योंकि समाज में नई चीज़ों को जो लोग अपना रहे हैं उससे उनकी समाज में जो परिस्थिति है वह उच्च मानी जाती है, ऊंची स्थिति मानी जाती है, तो व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा के लिए भी उन चीज़ों को अपनाने का प्रयास करता है। जो समूह बहुत सारे नवीन सांस्कृतिक तत्वों को अपना रहा है अर्थात पर संस्कृतिकरण कर रहा है, वह हमेशा उस समूह के लिए लाभप्रद हो यह जरूरी नहीं है। अगर वह स्वेच्छा से कर रहा है तो लाभप्रद होगा, आसानी से स्वीकार्य होगा, अच्छे से होएगा। लेकिन जब दबाव के माध्यम से है तो वह हमेशा लाभप्रद नहीं होगा और वहाँ पर कभी कभी संघर्ष की स्थिति को देखा जाता है। व्यक्ति उन संस्कृति के विरोध में विद्रोह कर लेते हैं, सांस्कृतिक संघर्ष की स्थिति समूह के अंतर्गत उत्पन्न हो जाती है। तो हम देखते हैं कि संघर्ष भी है। अगर हम देखें तो आज की तारीख के अंतर्गत हम कहें कि जो इस्लामिक देश भी हैं तो वहाँ पर भी जो बाहर से रेफ्यूजीज़ आकर के दूसरी जगह के रह रहे हैं तो वहाँ पर भी संस्कृति संघर्ष दिखाई देता है। यूरोप के अंतर्गत देखें, अमेरिका में देखें तो गोरे और कालों के बीच में सांस्कृतिक संघर्ष है, लंबे समय से साथ रह रहे हैं लेकिन फिर भी सांस्कृतिक संघर्ष की स्थिति वहाँ पर दिखाई दे रही है। अब पर संस्कृतिकरण के लिए कुछ चीज़ों का होना आवश्यक है, तभी यह संभव हो सकता है। तो पहली बात हम कहते हैं पर संस्कृतिकरण के दो संस्कृतियों में परस्पर निकटता होना आवश्यक है और उनके उद्देश्यों में समानता होना भी आवश्यक है। परस्पर
निकटता होगी तो परस्पर संपर्क भी बना रहेगा, और संपर्क के माध्यम से ही हम देखते हैं कि सांस्कृतिक तत्व जो है वह एक जगह से दूसरी जगह पर फैलते हैं या अपनाए जाते हैं। दो संस्कृतियों अगर समान उद्देश्यों के साथ वाली हैं तो उनके सांस्कृतिक तत्वों को आपस में एक दूसरे को अपनाने में आसानी होती है, इसलिए उद्देश्य में भी समानता होनी चाहिए। नेक्स्ट हम कह रहे हैं सांस्कृतिक प्रतिमान। हमने देखा था कि सांस्कृतिक संकुल जब अर्थपूर्ण रूप में एक साथ मिलते हैं तो वे सांस्कृतिक प्रतिमानों का निर्माण करते हैं। तो तत्व और संकुल जब एक जैसे होंगे तो प्रतिमान भी एक जैसे होंगे, या तो वो शांति प्रिय संस्कृति के साथ में जुड़े हुए प्रतिमान होंगे। तो जो शांति प्रिय संस्कृति को मानने वाले हैं वह उन सांस्कृतिक तत्वों को अपनाएंगे, तो उनके प्रतिमानों में भी समानता का होना आवश्यक है। अगर प्रतिमान समान नहीं होंगे तो सांस्कृतिक तत्वों को अपनाना उनके लिए मुश्किल होगा और परसंस्कृतिकरण जो है वह संघर्षात्मक स्थिति को उत्पन्न करेगा। नेक्स्ट हम देखें परसंस्कृतिकरण से संबंधित कुछ अवधारणाएं। पहली अवधारणा है सांस्कृतिक प्रक्रिया। सांस्कृतिक प्रक्रिया में जब दो संस्कृतियों के मध्य परस्पर घृणा, द्वेष, विरोध या प्रेम की भावना हो तो हम उसको सांस्कृतिक प्रक्रिया कहते हैं। यह प्रक्रिया जो है वह निरंतर चलती रहती है। दूसरा हम कहते हैं पारस्परिक सांस्कृतिक ग्रहण, अर्थात दो संस्कृति आपस में सांस्कृतिक तत्वों का आदान प्रदान करती है तो हम उसे परस्पर संस्कृति ग्रहण कहते हैं। तीसरी बात संस्कृति आत्मसात। जब एक सांस्कृतिक समूह अपनी मूल संस्कृति को खोकर दूसरे समूह की सांस्कृतिक तत्वों को अपना लेता है तो हम उसे कहते हैं संस्कृति आत्मसात करना। अर्थात अपनी जो संस्कृति है उस संस्कृति को छोड़ करके दूसरे समूह की संस्कृति को पूर्ण रूप से अपना लेता है तो वह आत्मसात करने की प्रक्रिया कहलाती है। अर्थात अपनी संस्कृति को पूर्णतः खो देना और दूसरी संस्कृति को इतने अच्छे से अपना लेना कि जिस समूह की संस्कृति को हम अपना रहे हैं उसमें और हम में कोई अंतर नज़र नहीं आए तो हम उसको कहते हैं संस्कृति आत्मसात करना। उसके बाद नव संस्कृतिकरण। जब एक समूह अपनी संस्कृति में नवीन सांस्कृतिक तत्वों को अपनाता है तो हम कहते हैं उसे नव संस्कृतिकरण। लगभग विश्व की सभी संस्कृतियों के अंतर्गत हम इस चीज़ को देखते हैं। नेक्स्ट है एनकल्चरेशन। एनकल्चरेशन का मतलब होता है जब एक बालक अपनी संस्कृति को सीखता है, अर्थात आप जिस समूह के अंतर्गत पैदा हुए हैं तो पैदा आप एक प्राणी शास्त्रीय इकाई के रूप में हैं। सामाजिक इकाई बनने के लिए आप अपने समूह की संस्कृति को सीखते हैं। जीवन जीने का जो तरीका है उस जीवन जीने के तरीके को सीखते हैं। कार्य करने के जो नियम कायदे हैं उन नियम कायदों को आप संस्कृति की प्रक्रिया के माध्यम से सीखते हैं, संस्कृतिकरण के माध्यम से सीखते हैं, सामाजिकरण की प्रक्रिया के माध्यम से आप सीखते हैं तो हम कहते हैं उसको एनकल्चरेशन होना। नेक्स्ट है विसंस्कृतिकरण, अर्थात जब एक समूह अपनी संस्कृति को खो देता है तो हम उसको कहते हैं विसंस्कृतिकरण। अर्थात समूह के पास अपनी कोई संस्कृति नहीं रहती, वह दूसरे समूह की संस्कृति को अपनाता है और अपनी संपूर्ण संस्कृति को छोड़ देता है तो वह होता है छोड़ देता है या खो देता है, उसको हम कहते हैं विसंस्कृतिकरण। यह सिद्धांत था आपका परसंस्कृतिकरण का। अब हम देखेंगे नवाचार या नवीनीकरण का सिद्धांत, जो कि सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत में आखिरी सिद्धांत के रूप में देखा जाता है। इस सिद्धांत के संस्थापक बार्नेट हैं। उनका मानना है जब संस्कृति में परिवर्तन नवीन आविष्कारों और खोजों के कारण होता है तो हम उसे नवाचार कहते हैं। आविष्कार जो हैं वह सांस्कृतिक समूह स्वयं भी कर सकता है और दूसरे समूह के द्वारा किए हुए आविष्कारों को वह
ग्रहण भी कर सकता है। अर्थात हम देखते हैं कि समाज में नवीन आविष्कार होते रहते हैं। जब आविष्कार होते हैं तो यह समूह का जो हमारी संस्कृति है उसका अंग बन जाते हैं, तो हम उसको नवाचार या नवीनीकरण कहते हैं। आविष्कार स्वयं कर सकते हैं या दूसरे समूह के द्वारा जो किए गए आविष्कार हैं उन आविष्कारों को हम अपनी उपयोगिता के आधार पर अपनाते हैं। बार्नेट का मानना है कि किसी भी समूह में नवाचार या तो अभाव के कारण उत्पन्न होते हैं या असंतोष के कारण उत्पन्न होते हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी समूह में दो प्रकार के अभाव हो सकते हैं। पहला, व्यक्ति परंपरागत व्यवहार का पालन करने पर भी समाज में उचित स्थान प्राप्त नहीं कर पाता है। वह जो स्थान अपने लिए समाज में चाह रहा है वह स्थान उसको परंपरागत व्यवहार का पालन करने पर नहीं पा रहा, तो वो अपने जीवन में एक अभाव महसूस करता है और वह चाहता है कि इसके लिए कुछ अलग हट करके काम किया जाए। दूसरी बात वो कह रहे हैं, परंपरागत व्यवहार का पालन करने में व्यक्ति स्वयं को असमर्थ महसूस करता हो, तो उसके लगता है कि नहीं, इस प्रकार का व्यवहार तो वो कर ही नहीं सकता है, ये व्यवहार बिल्कुल उचित नहीं है, अनुचित है, और वह इस व्यवहार को नहीं करना चाहता है। तो समाज में अभाव के कारण जो है वह नवीनीकरण की तरफ जाता है। ऐसा कौन सा तरीका हो सकता है जिसके माध्यम से मैं इस काम को कर सकता हूँ, तो वह नवीन तरीकों को ढूंढने का प्रयास करता है। बार्नेट कह रहे हैं कि कई बार असंतोष भी समाज में नवाचार को जन्म देता है। अब असंतोष समाज में 4 प्रकार के व्यक्तियों में देखा जा सकता है। पहला, जो परंपरागत व्यवहार को स्वीकार नहीं कर पाते, जिन्हें लगता है कि हम ये परंपरागत व्यवहार नहीं कर सकते हैं, स्वीकार ही नहीं कर पा रहे हैं, तो वो एक असंतोष उनके मन में है। दूसरा, जिनका परंपरागत व्यवहार में विश्वास न हो, अर्थात जो पीढ़ी दर पीढ़ी व्यवहार चला आ रहा है उस व्यवहार में आपका विश्वास नहीं है, आपको लगता है कि ऐसा करने से सचमुच ऐसा होता हो, यह संभव नहीं है, आपको उस चीज़ों में विश्वास नहीं है और आप उन व्यवहार को नहीं करना चाहते। तीसरा, परंपरागत व्यवहार में विश्वास है परंतु अनुभव ने आपको उनके विरुद्ध कर दिया है कि आप परंपरागत व्यवहार करते आ रहे थे, आपने देखा कि परंपरागत व्यवहार से व्यक्ति को समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है, लेकिन जब आप उस परंपरागत व्यवहार को करते चले आ रहे हैं पर आपको वह प्रतिष्ठा या वह पद प्राप्त नहीं हो रहा जो आप चाह रहे हैं, तो आप उसके विरुद्ध हो जाते हैं। नेक्स्ट, परंपरागत समाज में जीवन की उच्च उपलब्धियों की संभावना नहीं रख पाते। आपको लगता है कि इन सब चीज़ों को करने से मैं जो अपने जीवन में उच्च उपलब्धि प्राप्त करना चाहता हूँ या चाहती हूँ वह संभव नहीं है, और उस कार्य को करने पर आपको वह स्थिति प्राप्त नहीं हो रही है, तो आप में एक असंतोष की भावना आ जाएगी कि अरे इससे अच्छा तो मैं कहीं और मेहनत करूं, कुछ और तरीका अपनाऊं जिससे मेरे को सफलता प्राप्त हो सके। बार्नेट कहते हैं, जहां विचारों की स्वतंत्रता हो, पर्याप्त साधन हो, सामाजिक मूल्य नवीन विचारों को स्वीकृति को जन्म दे स्वीकार करते हों, वहाँ नवाचार के बढ़ने के अवसर अधिक होंगे। अर्थात जहाँ पर आपको विचारों की स्वतंत्रता नहीं है, अर्थात आपसे यह कह दिया जाए कि काम होगा तो इसी तरीके से होगा, आपको इससे इधर हट करके कोई कार्य नहीं करना है, तो वहाँ पर नवाचार संभव नहीं है। नवाचार तभी होंगे जब समूह के अंतर्गत आपके विचारों को स्वतंत्र रूप से ग्रहण करने की क्षमता होगी या आपको अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से प्रस्तुत करने की इजाज़त दी जाती हो। उसके बाद आपके पास में पर्याप्त साधन भी होनी चाहिए। आप नवीन कार्यों की खोज कर रहे हैं तो उसके लिए जिन साधनों की आवश्यकता है वो आवश्यकता आपके पास में होनी चाहिए। और तीसरा, जिस समूह के अंतर्गत आप रह रहे हैं उस समूह के सामाजिक मूल्य नवीन विचारों को स्वीकृति देते हों, अपनाने के लिए आपको प्रेरित करते हों,
तभी आप नवाचार के साधन में सोच सकते हैं, उसके बारे में आप सोच सकते हैं। नवाचार की विशेषताएं, यह एक सचेत क्रिया है। हम नवाचार के बारे में सचेत हैं, जानबूझ कर के करलाते हैं। हम जानबूझ कर के नई चीज़ों के आविष्कार करते हैं कि इस कार्य को ऐसे करा तो ये परिणाम है, अगर हम इस कार्य को ऐसे करें तो कैसा परिणाम आएगा। हम उसको करके देखते हैं और अगर परिणाम अच्छे आते हैं तो हम उस कार्य को नवीन तरीके से अपनाने के लिए लोगों को कहते हैं। तो यह एक सचेत प्रक्रिया है, जानबूझ करके समाज में लाई जाती है। दूसरा हम कह रहे हैं समूह के लिए लाभप्रद हो। कोई भी व्यक्ति नवाचार को तभी अपनाएगा जब वह उस समूह के लिए लाभप्रद होगा। अगर उससे नुकसान होने वाली स्थिति नज़र आ रही है तो व्यक्ति उस नवाचार को नहीं अपनाएगा। तीसरी बात हम कह रहे हैं एक समाज द्वारा अपनाने पर दूसरे समाज द्वारा थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ अपनाए। अगर जो नवाचार आए हैं वह एक समाज के लिए लाभप्रद हैं, उपयोगिता वहाँ पर स्थित हो गई है, तो दूसरा समाज अपनी सामाजिक परिस्थितियों के अनुकूल, भौगोलिक परिस्थितियों के अनुकूल थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ उस नवाचार को अपना सकता है ताकि वह उस समूह के लिए उपयोगी हो सके। नेक्स्ट, नवाचार वर्तमान में सभी समाजों में स्वीकार्य है। वर्तमान समय में हम देखें तो कोई भी समाज ऐसा नहीं है जहाँ पर नवाचार स्वीकार्य नहीं हो। भौतिक संस्कृति के जो नवाचार हैं उन्हें सभी समाजों में स्वीकार्य किया जाता है। अभौतिक अर्थात हमारे विचारों को लेकर के, हमारे मूल्यों को लेकर के जो नवाचार आते हैं उनको स्वीकार करने में थोड़ा समय लगता है। कुछ समाज जो हैं या थोड़े से रिजिड हैं तो वह उन नवाचारों को कम स्वीकार करते हैं, लेकिन भौतिक को सभी स्वीकार करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं एक साथ एक से अधिक नवीन सांस्कृतिक तत्वों को अपनाना भी संभव है। हम एक बार में ज़रूरी नहीं है कि केवल एक ही नवाचार को अपनाएं, एक बार में एक से अधिक नवाचारों को भी अपना सकते हैं। अगर वह समूह के लिए उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं तो हम एक से अधिक नवाचारों को एक साथ अपनाते हैं। नवाचार आपसी सहयोग से भी संभव है। वर्तमान में अगर हम स्थिति को देखें तो कोविड-19 की स्थिति है। अब इस कोविड-19 की स्थिति से निपटने के लिए हमें साधनों की आवश्यकता है। इनोवेशंस हो रहे हैं, अलग अलग तरह के आपने इनोवेशंस देखे होंगे कि कैसे हम इसको दूर कर सकते हैं, कैसे लोगों के सामाजिक डिस्टेंस को कम बढ़ाया जाए, कैसे उनके साथ में अगर उनमें निकटता आ रही है, जो लोग कार्य कर रहे हैं रोज़ रूटीन में, उन लोगों को सुविधा की आवश्यकता है तो वो कैसे उपलब्ध कराई जाए। तो आपने देखा होगा कि सैनिटाइज़र टनल्स बनी। तो ये जो है वह आपसी सहयोग है। टीके के लिए हम प्रयास कर रहे हैं तो अलग अलग कंट्रीज़ में हो रही है। एक देश से दूसरे देश को दवाइयों की आवश्यकता है तो हम दे रहे हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि तत्व जो है वो आसानी से, नवीन तत्व एक दूसरे को आपसी सहयोग में ज़रूरत पड़ने पर भी करा जा सकता है। नेक्स्ट, नवाचार जो हैं उनका हमेशा समूह में स्वागत हो यह जरूरी नहीं है। कभी कभी उनका तीव्र विरोध भी होता है। उपयोगी हैं तो स्वागत होगा, उपयोगी होने के बाद भी कई बार विरोध वहाँ पर देखा जाता है। अब इस विरोध का कारण क्या है? पहला कारण हो सकता है कि परंपरागत व्यवहार से बहुत लगाव है। आप अपनी परंपरा को छोड़ना नहीं चाहते, उस परंपरागत व्यवहार से आपको बहुत अधिक लगाव है, समूह के लोगों उससे जुड़े हुए हैं, तो वह उस व्यवहार को छोड़ना नहीं चाहते हैं और इसलिए युवाओं में और बुजुर्ग पीढ़ी में वहाँ पर संघर्ष की स्थिति दिखाई देती है और यह कुछ समय तक चलती है, फिर सामंजस्यता की स्थिति आ जाती है। दूसरा, नवीनता के प्रति भय। जो समूह अपना रहा है उसको लगता है कि नई चीज़ है, कहीं हमको नुकसान ना पहुंचा दे, तो उस नवीनता के प्रति भय के कारण भी
समूह के लोग उसको अपनाना नहीं चाहते और विरोध करते। लोग ये कहेंगे अरे पहले दूसरे समूह में इसकी उपयोगिता तो देख लें, उनको अपना लें, फिर अपन देखते हैं कि अपन लिए यह उपयोगी है कि नहीं है। तो हम चाहते हैं कि दूसरा उसका उपयोग करे और वह उचित हो तो फिर हम अपनाएं। तो हमारा भय, जब दूसरे अपना लेते हैं तो हमारा भय समाप्त हो जाता है, तो हम उस आधार पर कार्य करते हैं। तीसरी बात, निहित स्वार्थ। कई बार ये होता है कि व्यक्ति का व्यक्तिगत स्वार्थ जो है वह उसके साथ में जुड़ा होता है। उसको लगता है कि अगर ये चीज़ें आ गई और समूह के लोगों ने अपना ली तो शायद मेरा काम धंधा बंद हो जाएगा, मेरी उपयोगिता समाप्त होने लग जाएगी, व्यवहारिक रूप में मेरे जो इम्पोर्टेंस है, प्रतिष्ठा है, वह कम हो जाएगी। तो व्यक्ति उन चीज़ों को अपनाने से समूह को रोकने का प्रयास करता है और उनका वह विरोध करता है। जन सामान्य इन नवाचारों को कब स्वीकार करेगा? तो हम कहते हैं प्राचीन व्यवहार और मूल्यों से मानसिक असंतुष्टि अगर व्यक्ति को है तो व्यक्ति उनको तुरंत स्वीकार करेगा। अगर मुझे लगता है कि ये जो परंपरागत व्यवहार है ये उचित नहीं है, ये जो मूल्य समाज में चले आ रहे हैं ये अब समय के अनुकूल नहीं है, इनसे मुझे संतुष्टि प्राप्त नहीं हो रही है, तो मैं नवीन मूल्यों को अपनाने का, नवीन जो सांस्कृतिक तत्व आ रहे हैं उनको अपनाने के लिए तैयार रहूँगी। दूसरा, अगर मुझे नई चीज़ों का, नए प्रयोग करने का शौक़ है तो हम उसकी तरफ आकर्षित होंगे और हम उन चीज़ों को अपनाएंगे। तीसरा, परिवर्तन लाने वाला व्यक्ति कौन है, उसके व्यक्तित्व पर। अगर समाज का प्रतिष्ठित व्यक्ति है और वह उस परिवर्तन को लेकर के आ रहा है तो आसानी से समूह के लोग उसे स्वीकार कर लेंगे। लेकिन अगर एक आम व्यक्ति उस परिवर्तन को लेकर के आ रहा है तो उसको आसानी से लोग स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि प्रतिष्ठित व्यक्ति है, समाज में उसके एक पद है, सम्मान है उसका। तो हमें लगता है कि व्यक्ति जो है वह कार्य कर रहा है, वह उचित कार्य कर रहा है, उस आधार पर हम उसे आसानी से अपना लेंगे। तो बच्चों, 5 भागों के अंतर्गत आपको मैंने पूरी संस्कृति के ऊपर चीज़ें समझाई है, उसकी प्रारंभिक स्थिति, परिभाषा, उसकी विशेषताएं, संस्कृति के उपादान, संस्कृति के विभिन्न जो सिद्धांत है विकास के, उन सिद्धांतों को हमने यहाँ पर पढ़ा है। इसको आप सुनिए, PDF में आपको शेयर कर रही हूँ बराबर, उसको आप देखिए और कोई भी समस्या है तो आप मुझसे बातचीत कर सकते हैं, आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं या अपनी समस्या को रख सकते हैं ताकि उसका हल जो है वह आपको दिया जा सके। धन्यवाद।